रात के अंधेरे में वो समंदर की जानिब रवाना हो गए। वो समंदर के साथ साथ साहिली रेत पर चट्टानों के दरमियान से होकर गुजर रहे थे। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा था। रात की खामोशी में सिर्फ समंदर की लहरों का धीमा धीमा शोर खलल डाल रहा था। तकरीबन 1 मील चलने के बाद दूर से समंदर में 2 स्टीमरों की रोशनियां नजर आने लगी। ये दोनों स्टीमर एक दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रहे थे। सुलेमान कहने लगा, दोस्त तुम खुशकिस्मत हो, हमें टारगेट तलाश नहीं करना पड़ा। दोनों स्टीमर टारगेट के इर्द गिर्द गश्त लगा रहे हैं। असाबी गैस का चैम्बर उस दायरे के वस्त में समंदर के नीचे है। क्या तुम वहां तक पहुंच जाओगे? इमरान की निगाहें हरकत करते स्टीमरों पर जमी हुई थीं। उसने कहा, क्यों नहीं पहुंचूंगा। वो समंदर के साथ साथ थोड़ी दूर मजीद चलते गए। जहां टारगेट का फासला कम रह गया था वहां वो रुक गए। इमरान ने गोताखोरी के फ्लैपर पांव में पहने, टारगेट की सीध को अच्छी तरह से ज़हन नशीन किया और सुलेमान से कहा, अब तुम बेशक चले जाओ। इमरान ने गैस का छोटा सिलेंडर कमर के साथ बेल्ट की तरह बांध लिया। उसने गैस मास्क मुंह पर चढ़ाया और अल्लाह का नाम लेकर समंदर में उतर गया। कुछ दूर तक वो बड़ी हम आहंगी के साथ तैरता चला गया। जब उसे महसूस हुआ कि अब वो सतह समंदर पर देखा जा सकता है तो उसने समंदर में गोता लगा लिया। गोता लगाने के साथ ही वो समंदर की गहराई में उतरने लगा। वो समंदर में इतना नीचे जाना चाहता था कि जब वो स्टीमर के नीचे से गुजरे तो रडार उसकी निशानदही न कर सके। एक खास गहराई पर पहुंचकर इमरान सीधा हो गया और उसने अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पिस्तौल उसके हाथ में था। वो इस तरह तैर रहा था कि सिर्फ उसके पांव के फ्लैपर ही गर्दिश कर रहे थे। उसकी निगाहें बिल्कुल सामने की तरफ लगी थीं। वो अंदाजे से जा रहा था। अभी तक टारगेट उसे नजर नहीं आया था। वो समंदर के अंदर ही अंदर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उसे पानी में स्टीमर के इंजन की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज उसके दाएं जानिब से आकर ऊपर से होती हुई आगे निकल गई। वो समझ गया कि गश्त लगाने वाला स्टीमर उसके ऊपर से गुजर गया है। अब टारगेट की निशानदही हो गई थी। उस दायरे के अंदर किसी जगह आसाबी गैस का प्लास्टिक का चैम्बर नस्ब था। जब इमरान ने महसूस किया कि टारगेट के हल्के के हसास जोन में दाखिल हो गया है तो उसने मंसूबे के मुताबिक समंदर में पांव चलाने बंद कर दिए और अपने आप को लहरों के हवाले कर दिया। समंदर में तैरने के लिए बड़ी महारत की जरूरत होती है। खासतौर पर साहिल से दूर खुले समंदर में सिर्फ तजुर्बाकार तैराक ही आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि वहां लहरें सिर्फ ऊपर नीचे हो रही होती हैं। साहिल के करीब आकर तो लहरों का बहाव साहिल की तरफ हो जाता है, लेकिन साहिल से दूर समंदर के ऊपर लहरें एक ही जगह पर ऊपर उठती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं और समंदर के अंदर समंदर तकरीबन साकिन होता है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। जैसे ही कमांडो इमरान ने पांव चलाने बंद करके अपने आप को समंदर के हवाले किया, वो एक मुर्दा लाश की तरह एक ही जगह पर ऊपर नीचे होने लगा। वहां कोई ऐसी लहर ही नहीं थी जो उसे साहिल की तरफ या उसके टारगेट की तरफ ले जाती। इसका हल इमरान ने ये निकाला कि वो गहरा सांस लेकर सीने को फुलाता और फिर जिस्म को बगैर हाथ पांव चलाए आगे को धक्का देता। इस तरह वो थोड़ा थोड़ा करके सामने की तरफ बढ़ने लगा। उसके गैस मास्क के ऊपर लगी हुई टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सामने पड़ रही थी। मछलियां उसके दाएं बाएं ऊपर और नीचे से होकर गुजर रही थीं। काफी वक्त के बाद आखिर उसे अपना टारगेट नजर आ गया। ये एक सफेद चौकोर बक्स था जो समंदर के नीचे एक उभरी हुई चट्टान के ऊपर बनाया गया था। इमरान समंदर के अंदर पानी के जबरदस्त दबाव को बर्दाश्त करता मुर्दे की तरह आहिस्ता आहिस्ता टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। समंदर के नीचे रोशनी चंद फुट आगे तक ही जाती थी। वो खुद नहीं बढ़ रहा था बल्कि समंदर का हल्का हल्का तमव्वुज और उसका दबाव उसे आगे की तरफ धकेल रहा था। आखिर वो टारगेट के सामने आ गया। एक सफेद रंग का चौकोर बक्स समंदरी चट्टान पर टिका हुआ था। बक्स को सफेद रंग शायद इसीलिए किया गया था कि वो दूर से दिखाई दे जाए। इमरान उस टारगेट के करीब आकर पानी की दबीज मौजों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था कि उसे अपने आप पर एक मुर्दा लाश का गुमान होने लगा, मगर अब उसे अपने हाथ हिलाने थे, क्योंकि उसने आसाबी गैस के जखीरे वाले बक्स के साथ तीनों के तीनों टाइम बम चिस्पा करने थे। वो सांस ऊपर नीचे करके कोशिश कर रहा था कि पानी का दबाव उसे टारगेट की तरफ धकेलता रहे। खलाबाज भी खला में थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, मगर कमांडो इमरान समंदर के अंदर इतनी हरकत भी नहीं कर रहा था। उसने अपने आप को समंदर के अंदर समंदर के हवाले किया हुआ था, लेकिन अब उसे हरकत करनी पड़ रही थी। उसने सबसे पहले तो अपनी बेल्ट के पाउच में से 3 टाइम बम निकाल ले, फिर एक बाजू को आगे करके आसाबी गैस के बक्स की दीवार के साथ एक एक करके उन्हें चिपकाना था। उसके पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन थी।
1 घंटे के अंदर अंदर उसे अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके समंदर की सतह पर आ जाना था। उसने अपनी कलाई बेमालूम अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की और वक्त देखा। उसे समंदर में उतरे आधा घंटा गुजर चुका था। उसके पास अब सिर्फ 30 मिनट थे। उसने टाइम देखने के लिए जो हाथ ऊपर उठाया तो उसे ऊपर ही रहने दिया। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता खिसकाकर अपनी बेल्ट के करीब ले गया और पूरे 2 मिनट लगाकर 10 इंच के फासले को तय करके बेल्ट के पाउच में से एक टाइम बम निकाल लिया। पानी ऊपर नीचे हरकत कर रहा था और इमरान को एक जगह रुकने नहीं दे रहा था। आखिर बेहद मेहनत और कोशिश के साथ उसने एक टाइम बम आसाबी गैस के बक्स की दीवार से चिपका दिया। एक मछली पीछे से आकर उसकी आंखों के बिल्कुल सामने आ गई और एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी को हैरानी से तकने लगी। इमरान ने दूसरी बार अपने बाजू को बेमालूम अंदाज में हरकत दी और दूसरा टाइम बम पाउच में से निकाल कर चिस्पा कर दिया। वो तीसरे टाइम बम को निकालने के लिए किसी खलाबाज की तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ आगे बढ़ा रहा था कि अचानक घूं घूं गड़गड़ की आवाज सुनकर उसके हाथ वहीं रुक गए। ये स्टीमर के इंजन की आवाज थी। स्टीमर उसके ऊपर से गुजर रहा था। जब स्टीमर गुजर गया और आवाज दूर चली गई तो इमरान ने इंतहाई सुस्त हरकत यानी स्लो मोशन में तीसरा बम भी गैस चैम्बर की दीवार पर चिस्पा कर दिया। जैसे जैसे वो बम लगाता जा रहा था वैसे वैसे वो हर बम का टाइम फ्यूज वाला बटन दबाता जा रहा था। अब तीनों बम लग चुके थे और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उन्हें 1 घंटे के बाद फटना था। जो रंगीन खूबसूरत मछली उसके पास आकर उस गैस मास्क की रोशनी को हैरत से देख रही थी। इमरान को उस पर बड़ा तरस आया क्योंकि वो जानता था कि 1 घंटे के बाद समंदर के इस हिस्से में समंदर के अंदर कोई जानदार मखलूक जिंदा नहीं बचेगी और वो रंगीन मछली भी मर जाएगी। कमांडो इमरान अब जल्दी से वापस जाना चाहता था लेकिन वो अपने आप नहीं जा सकता था। वो पानी में लटका हुआ था। उसने लंबे लंबे 2-4 सांस लिए और फिर सांस छोड़कर अपने आप को पीछे की तरफ धकेला। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। 10-15 मिनट के बाद वो आसाबी गैस चैम्बर के हसास जोन से दूर निकल आया। उसके बावजूद वो हाथ पांव हिलाकर तैरते हुए घबरा रहा था लेकिन वो सोनार लहरों के रेडार की गिरफ्त से निकल चुका था। जब इमरान को यकीन हो गया कि अब हसास जोन वाकई बहुत पीछे रह गया है तो उसने तैरना शुरू कर दिया। वो काफी दूर तक समंदर के नीचे ही नीचे तैरता रहा। फिर एक जगह से उसने सर बाहर निकाल कर देखा। समंदर पर खामोशी छाई हुई थी। उसने गर्दन पलटा कर देखा। स्टीमरों की रोशनी काफी दूर हो गई थी। अब इमरान तेजी से तैरने लगा। वो समंदर से निकल आया। उसने पाँव में से फ्लैपर निकालकर हाथ में पकड़ लिए और अपने बेस कैंप की तरफ तेज तेज चलने लगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कमर पर से खोलकर उसने दूसरे हाथ में पकड़ लिया था। जब वो बेस कैंप में पहुंचा तो सुलेमान उसके इंतजार में बेचैनी से टहल रहा था। इमरान को देखते ही उसने अपनी घड़ी को देखते हुए इमरान से पूछा, बम लगा दिए? इमरान ने कहा, जी हाँ लगा दिए। सुलेमान ने पूछा, टाइम फ्यूज किस वक्त ऑन किए थे? इमरान ने अपनी घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा, यूं समझ लो कि बमों के धमाकों में सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। वो बोला, इसका मतलब है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम जल्दी जल्दी ये लिबास उतार कर चारपाई के नीचे छुपा दो। बल्कि नहीं, ये हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसे हम अपने साथ ही ले जाएंगे। इमरान ने जल्दी से गोताखोरी के कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहने और 5 मिनट के अंदर अंदर सुलेमान और कमांडो इमरान बेस कैंप से निकलकर रज्जब अली के मकान की तरफ तकरीबन दौड़ते जा रहे थे। दौड़ने की वजह से रज्जब अली के घर का फासला जल्दी तय हो गया। रज्जब अली जाग रहा था। उस वक्त इमरान ने घड़ी देखकर रज्जब अली से कहा, अली भाई, बमों के धमाकों में मेरे अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। सुलेमान ने घबराई हुई आवाज में कहा, तो फिर यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ निकलो। रज्जब अली ने मकान को ताला लगाया। उसकी पुरानी जीप बाहर खड़ी थी। वो सब जीप में सवार हो गए और रज्जब अली ने पूरी रफ्तार के साथ जीप को समंदर की मुखालिफ समत पर डाल दिया। और 15-20 मिनट के बाद तीनों अपनी अपनी घड़ियों पर टाइम देख लेते। जब बमों के फटने में सिर्फ 1 मिनट रह गया तो रज्जब अली ने गाड़ी सड़क से उतार कर एक तरफ खड़ी की और कहा, समंदर हमारे पीछे दाहिनी जानिब को है। बमों के फटने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। वो तीनों जीप में ही बैठे रहे। उनके चेहरे उफक पर दाहिनी जानिब थे। रज्जब अली बोला, अगर बमों ने धोखा न दिया, जिसका मुझे यकीन है कि धोखा नहीं देंगे, तो आसमान के दाहिने उफक पर रोशनी भी होगी और धमाके की गूंज भी सुनाई देगी। जब बमों के फटने में सिर्फ 5 सेकंड रह गए तो रज्जब अली ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 5, 4, 3, 2, 1। 1 सेकंड रह गया। उसके साथ ही उनके चेहरे आसमान के जुनूबी उफक की तरफ उठे। सबसे पहले वहां रोशनी की जबरदस्त चमक पैदा हुई। ये सुर्ख रोशनी थी। उसके बाद बहुत बड़े धमाके की गूंज सुनाई दी। चूंकि धमाका समंदर के अंदर हुआ था, इसलिए उसका असर जमीन पर न हुआ और जमीन बिल्कुल न हिली। रज्जब अली ने बेख्तियार होकर कमांडो इमरान का हाथ पकड़कर जोर से दबाया और कहा, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
फिर चारों तरफ देखा कि किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आवाज तो नहीं सुनी, मगर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुलेमान ने भी इमरान को मुबारकबाद दी। आसमान के जुनूबी उफक पर पहले सुर्ख रोशनी चमकी, उसके बाद एक और गूंज सुनाई दी और रोशनी का रंग सफेद हो गया। रज्जब अली ने जीप स्टार्ट कर दी और कहा, तुम्हारा किसी महफूज मकाम पर पहुंचना अब बड़ा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आसाबी गैस के इतने बड़े जखीरे की तबाही के बाद पुलिस उस सारे इलाके को घेरे में ले ले। मैं यहाँ अजनबी नहीं हूँ, मगर तुम दोनों अजनबी हो। वो बड़ी तेजी से जीप चलाता, कभी किसी सड़क पर आता, कभी किसी सड़क पर जीप को डालता। रज्जब अली आखिर एक ऐसी छोटी सी बस्ती में निकल आया जहाँ कहीं कहीं रोशनी नजर आ रही थी। एक जानिब झोंपड़ी नुमा एक मंजिला मकान एक दूसरे के साथ साथ दूर तक चले गए थे। रज्जब अली जीप को झोंपड़ी नुमा मकानों के अकब में ले आया, जहां अंधेरे में एक छोटी सी मस्जिद का मीनार दिखाई दिया। उस इलाके की मस्जिदों की छतें भी खुपरेल की ढलानी होती हैं, क्योंकि उन इलाकों में बड़ी बारिशें होती हैं। अगर एक मीनार न होता तो इमरान को पता न चल सकता कि ये मस्जिद है। जीप मस्जिद के पीछे ले जाकर रज्जब अली ने नारियल के दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी और सुलेमान से कहा, इस मस्जिद के हाफिज जी गुजरात के रहने वाले हैं। वो मस्जिद के पेश इमाम हैं और मेरे उनसे बड़े पुराने मरासिम हैं। तुम दोनों उनके पास उस वक्त तक रहोगे जब तक कि मैं तुम्हें सब अच्छा का सिग्नल नहीं देता। हाफिज साहब का झोंपड़ी नुमा मकान मस्जिद के पीछे मस्जिद की दीवार के साथ ही था। हमें जीप में बिठाकर रज्जब अली हाफिज साहब के मकान की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद वो वापस आकर कहने लगा, हाफिज साहब सो रहे थे, मैंने उन्हें जगाकर सब कुछ समझा दिया है। इमरान ने कहा, उन्हें हमारे मिशन के बारे में तो नहीं बताया ना? रज्जब अली बोला, बिल्कुल नहीं, मिशन के बारे में कुछ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उन्हें यही कहा है कि मेरे 2 पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनके पीछे CID लगी है। ये दोनों दोस्त कश्मीर के महाज से मुझे मिलने आए थे। बहरहाल मैंने हाफिज साहब से कह दिया है कि मेरे दोस्त उनके पास पनाह लेने आए हैं और जब तक मैं खुद ना आऊं उनकी हिफाजत कीजिए। हाफिज साहब ने हामी भर ली है, आ जाओ मेरे साथ। हाफिज साहब अधेड़ उम्र बुजुर्ग थे, रंगत सांवली थी, जिस्म दुबला पतला था और चेहरे पर सफेद दाढ़ी बड़ी नुमाया थी। रज्जब अली ने इमरान और सुलेमान का उनसे तारुफ करवाया और कहा, हाफिज साहब ये जिहाद कश्मीर के गाजी हैं। जिहाद के सिलसिले में ही एक जरूरी काम से इस तरफ मेरे पास आए थे कि खुफिया पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए। हाफिज साहब बोले, अल्हम्दुलिल्लाह के जिहाद कश्मीर के मुजाहिदों ने मुझे अपनी मेजबानी का शर्फ बख्शा। यहाँ इनकी हवा तक किसी को नहीं लगेगी। रज्जब अली तुम फिक्र न करो, ये जितने दिन चाहे मेरे पास रहें, मैं इनकी पूरी हिफाजत करूंगा। रज्जब अली ने इमरान से कहा, मैं इस दौरान तुमसे मिलने आता रहूंगा। जैसे ही हालात साजगार हुए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद रज्जब अली चला गया। हाफिज साहब ने इमरान और सुलेमान से कहा, तुम लोग अगर चाहो तो मैं बाहर से तुम्हारे लिए चारपाइयां ले आता हूँ ताकि बाकी रात तुम आराम कर सको। इमरान ने कहा, आप तकलीफ न करें, हम इस दरी पर ही सो जाएंगे। रात हाफिज साहब की कोठरी में गुजर गई। अगला दिन भी गुजर गया। हाफिज साहब ने सुलेमान और इमरान के वास्ते दूसरे कमरे को खाली कर दिया था और अंदर 2 चारपाइयां बिछा दी थी। उससे अगले दिन रज्जब अली रात के वक्त आ गया। कहने लगा, तुम लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि भारत के ऐवान हुकूमत लर्ज कर रह गए हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हर महकमा दूसरे महकमे के सर इल्जाम लगा रहा है कि ये सब उसकी गफलत के बायस हुआ है। इमरान ने पूछा, पुलिस की क्या पोजीशन है? रज्जब अली ने कहा, तुम पुलिस की बात करते हो, कोचिन शहर को इंडियन आर्मी की एक पूरी रेजिमेंट ने घेरे में ले लिया है। सुलेमान कहने लगा, हमने कल के अखबार देखे थे, अखबार में कोई खबर नहीं छपी थी इस वाक़े की। रज्जब अली ने कहा, हुकूमत ने इस जिल्लत आमेज खबर को प्रेस में जाने नहीं दिया। अखबारों के एडिटरों और टीवी वगैरह के मीडिया को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कहा गया है कि वो ये खबर ना तो छापें और ना टीवी रेडियो पर नशर करें। इसमें हुकूमत की सख्त बदनामी है। लेकिन शहर के हर आदमी को पता चल गया है कि कोचिन के समंदर में जेर आब धमाके में भारतीय फौज का कोई एटमी मिसाइल फट गया है, जिसकी वजह से समंदर में 15 मील के अंदर अंदर सारी मछलियां मर गई हैं। मछेरे हैरान हैं कि इतनी सारी मछलियां धमाके से कैसे मर गईं। कमांडो इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि हम यहाँ नामालूम मुद्दत के लिए नजरबंद हो गए हैं। वो बोला, ये हम सब की मजबूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2-3 दिनों तक हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद तुम यहाँ से निकल सकोगे। रज्जब अली ने हाफिज साहब से यही कहा कि समंदर में इंडियन नेवी का एक जहाज धमाके से फट गया है, जिसकी वजह से शहर में पुलिस और फौज उतर आई है। क्योंकि भारतीय हुकूमत का ख्याल है कि ये काम तखरीबकारों का है, इसलिए सुलेमान और इमरान अभी मजीद कुछ दिन वहाँ रहेंगे। हाफिज साहब ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है रज्जब अली, दोनों मुजाहिद जब तक चाहें मेरे पास रहें, मैं किसी को इनकी हवा तक नहीं लगने दूंगा। हाफिज साहब ने इतना जरूर किया कि सुलेमान और इमरान को रात के वक्त अपनी बस्ती वाले मकान से निकालकर करीबी गांव के एक खाली मकान में मुंतकिल कर दिया।
ये मछेरों का गांव था। हाफिज साहब ने वहां एक छोटा सा झोंपड़ा नुमा मकान खरीद रखा था। वहां सुलेमान और इमरान आजादी से चल फिर भी सकते थे और खुद ही सब्जी वगैरह भी बना लेते। यहाँ उनके पास न कोई अखबार आता था, न रेडियो टीवी था। शहर में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है उसकी उन्हें कोई खबर नहीं थी। 3 दिन गुजर गए, न हाफिज साहब आए न रज्जब अली ही आया। तीसरे दिन शाम के वक्त हाफिज साहब आ गए। कहने लगे, मैं जानबूझकर तुम लोगों के पास नहीं आया। बड़ा अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया, वरना इस वक्त तुम मेरे मकान पर होते तो जरूर फौजी पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती, क्योंकि फौजी पुलिस के सिपाही हमारी बस्ती में घर घर तलाशी ले रहे थे। उन्होंने मेरे मकान की भी तलाशी ली और मुझसे भी सवाल पूछे कि कहीं मैंने उधर कश्मीरी मुजाहिद तो नहीं देखे। उसी रात रज्जब अली भी आ गया। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो किसी उलझन में है। हाफिज साहब उसे मछेरों की बस्ती वाले मकान पर ले आए थे। हाफिज साहब भी मौजूद थे। रज्जब अली ने बात ही यहाँ से शुरू की। बोला, इस सारे इलाके में फौज छावनी डालकर बैठ गई है। सारे इलाके को कोचिन शहर समेत फौज ने घेरे में ले लिया है। कोई इस इलाके से बाहर नहीं जा सकता, न कोई बाहर से अंदर आ सकता है। हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगा है। वाजपेयी की हुकूमत डावाडोल हो रही है। वजीर दिफा ने इस्तीफा पेश कर दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने मंजूर नहीं किया। मालूम हुआ है कि 2-1 दिन के अंदर अंदर फौज इस सारे इलाके में घर घर तलाशी और हर एक फर्द से पूछगिछ का सिलसिला शुरू करने वाली है। इसका मतलब है कि फौजी इस तरफ भी आएंगे। अगर तुम इस जगह बैठे रहे तो तुम दोनों का पकड़े जाना यकीनी होगा। सुलेमान ने कहा, मैं तो इस इलाके का रहने वाला हूँ और एक अरसे से यहाँ छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर इमरान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। एक तो ये इस इलाके का नहीं है, दूसरे पंजाबी मुसलमान है। भारतीय फौज को मालूम है कि उनकी रेजिमेंटों में शायद ही कोई मुसलमान पंजाबी हो, क्योंकि मुसलमानों का पंजाब पाकिस्तान में है और मशरकी पंजाब से सन 47 में सारे मुसलमान पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। फौज इसे जरूर गिरफ्तार कर लेगी और ये एक बार गिरफ्तार हो गया तो फौज इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाफिज जी ने कहा, फिर इमरान के लिए क्या किया जाए? रज्जब अली कहने लगा, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा है। सुलेमान ने रज्जब अली से कहा, इमरान को हम समंदर के रास्ते श्रीलंका स्मगल करने की कोशिश कर सकते हैं। सुलेमान ने यह बात इसलिए की थी कि उसे इल्म था कि रज्जब अली के एक ऐसे आदमी से गहरे ताल्लुकात हैं जो इंडिया से शराब, सिगरेट और चावल, चीनी वगैरह श्रीलंका स्मगल करवाता है। उस शख्स की लॉन्चें रात के अंधेरे में भारत के जनूबी साहिल से माल लेकर श्रीलंका के साहिल की तरफ जाती रहती हैं। रज्जब अली को अपने उस दोस्त का ख्याल नहीं आया था। जब सुलेमान ने उसे उसकी याद दिलाई तो उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक नमूदार हुई। कहने लगा, हाँ ऐसा हो सकता है। रुस्तम खान से बात की जा सकती है। रुस्तम खान उस आदमी का नाम था जिसकी निगरानी में श्रीलंका और इंडिया के दरमियान नाजायज तौर पर माल की स्मगलिंग हुआ करती थी। हाफिज साहब बोले, श्रीलंका का मुल्क यहाँ से दूर नहीं है। श्रीलंका के साथ वैसे भी पाकिस्तान के बड़े बिरादराना ताल्लुकात हैं और वहाँ मुसलमान भी भारी तादाद में आबाद हैं। अगर तुम इमरान को श्रीलंका स्मगल करवा सको तो इमरान की जिंदगी महफूज हो जाएगी। रज्जब अली कहने लगा, मैं कल रुस्तम खान से बात करता हूँ। उसके बाद रज्जब अली चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।